हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कई सारा चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कोलिशन, एनर्जी कंजर्वेशंस। और उससे पहले स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है। तो स्प्रिंग में क्या होता है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों पिक्चर ड्रॉ किए हैं। पहला जो पिक्चर है ये क्या है, अनस्ट्रेच स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, उसमें कोई मतलब स्ट्रेच नहीं हुआ, मतलब उसको हम लोग स्ट्रेच भी नहीं किया, कंप्रेस भी नहीं किया, वो नेचुरल लेंथ में है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक स्प्रिंग जैसा रहता है वो उसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाहर से कोई भी नेचुरल स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, हम लोग को पता है क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। क्योंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी नाम का एक प्रॉपर्टी होता है हर एक मटेरियल का। वो क्या होता है, किसी भी डिफॉर्मेशन हम लोग अगर बाहर से करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी जो नेचुरल जो शेप है उसको वापस लाने का कोशिश करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल शेप तो ये है, लेकिन हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं या फिर छोटा कर रहे हैं तो उसमें अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे हम लोग इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। जो क्या करता है, वो जो उसका नेचुरल लेंथ है उसको वापस लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, डिटेल में हम लोग बाद में और एक बार पढ़ेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर में। अब हमको ये पता होना जरूरी है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है, व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ द फोर्स व्हिच ट्राइज टू regain its original size and shape after the deformation of the body, ओके। कोई भी बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन लाएंगे तो उसको वापस उसी जगह में लाने के लिए जो फोर्स काम करेगा उसका नाम क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है इसका नाम देते हैं एफ। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग वेक्टर वे में लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब जो फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, हम लोग स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल नहीं है जिसको हम लोग डिफॉर्म कर दिया, दोनों के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब इतना, ये वाला एक्स है, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा इंक्रीज हुआ वो वाला लेंथ, जो इंक्रीमेंट हुआ वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशंस और इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो इतना डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो एफ है वो एक्स के साथ प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स उसमें डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसका सेंस क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम जिधर करेंगे उसका रेस्टोरिंग फोर्स ठीक ऑपोजिट में आ जाएगा। अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अंदर की ओर एक फोर्स लगाएगा टू रिगेन इट्स शेप। अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो वो बाहर की ओर एक फोर्स लगाएगा टू रिगेन इट्स शेप। समझ में आ गया। सो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू -x, ओके, वेक्टर साइन। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसे ऐसे भी एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ऐसे एफ इज इक्वल्स टू -k। ये जो k है, k क्या है, k कांस्टेंट है। तो k का वैल्यू क्या है, k का अगर वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगा, फोर्स बाय x। फोर्स का वैल्यू बाय x, नेगेटिव साइन खड़ा दो, हम लोग मैग्नीट्यूड लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर का मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हुआ है कि नहीं हुआ। सो k का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, वही है k। इसका एक नाम भी है, इसका नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। क्या है, फोर्स कांस्टेंट k। इसका डेफिनेशन क्या है, द फोर्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस, सॉरी ऐसा नहीं लिखना चाहिए, गलत हो गया, फोर्स डेवलप्ड। पहले कौन सा चीज़ आ रहा है, फोर्स आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसीलिए तो फोर्स जनरेट हो रहा है। तो क्या लिखना है, फोर्स
डेवलप्ड, रेस्टोरिंग फोर्स लिखने से और अच्छा होगा, डेवलप्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके अंदर जितना फोर्स डेवलप होगा वही क्या है, फोर्स कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। सो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वेरी सिंपल एसआई सिस्टम में होगा न्यूटन पर मीटर, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर टू द पावर -1, ठीक है। सीएस में क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया फोर्स कांस्टेंट, समझ में आ गया। तो क्या हम लोग सीखे कि एक स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है, अगर हम लोग नेचुरल लेंथ से उसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको कंप्रेस करने के मतलब छोटा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। और फोर्स का वैल्यू कितना ज़्यादा होगा, जितना हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है वेक्टर में, वेक्टर में नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन में ऑपोजिट चेंज आना, मतलब ऑपोजिट साइन आना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा फोर्स उसके ठीक ऑपोजिट साइन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें माइनस साइन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग हेडिंग जो दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या रिलेशन है, क्या क्यों आया है। देखो मान लेते हैं कि एक नेचुरल स्प्रिंग है, इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, तो इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो वो ईजिली स्ट्रेच कर पाएंगे। एक स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करने के लिए बाहर से क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तभी उसमें क्या आ जाएगा। मान लेते हैं कि हम स्प्रिंग को बाहर की ओर खींच रहे हैं तो उसके अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा, मतलब हम लोग इजीली उसको नहीं खींच सकते। जब भी हम खींचने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तभी अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो क्या करेगा, उसको रिगेन करने का कोशिश। तो हम बाहर में खींच रहे हैं और फोर्स डेवलप हो गया अंदर की ओर, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर यहाँ तक लेके आना है स्प्रिंग को, थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है लेंथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब बाहर से काम करना पड़ेगा। अब जो काम करता है उसका एनर्जी तो ख़त्म हो जाता है, हम बाहर से काम किए तो मेरा तो एनर्जी ख़त्म हो गया, तो लेकिन वो जाएगा कहाँ पे, वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है बाद में। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्टोर एनर्जी, तो वो क्या है, स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, समझ में आता है। जैसे कि स्प्रिंग में कुछ पत्थर लगा के ऐसे कंप्रेस करके फिर छोड़ देता है तो पत्थर ऐसा चला जाता है, क्योंकि जब हम उसमें क्या किया, देखो पहले मेरा जो एनर्जी है उसको उसमें डाल दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, मतलब मैं वर्क डन किया, मेरा एनर्जी लॉस हुआ, तो जिसके ऊपर वर्क डन किया उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और उसमें एक स्टोन लगा हुआ था, ऐसा छोड़ दिया, तब क्या हुआ, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो पत्थर को मिल गया, काइनेटिक ही, वो काइनेटिक एनर्जी के एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल गया। मतलब जो क्या हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, इसको याद रखना है। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो है इसका नेचुरल कुछ लेंथ है, इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इसको स्ट्रेच करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा इसको लिख लो, उसके बाद हम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका ये नेचुरल लेंथ है, इसको हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेच करना है बाय लेंथ x, ठीक है। यहाँ से लेके इसको स्ट्रेच करके ऐसा करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है या फिर कांस्टेंट फोर्स है, मतलब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हर एक जगह पे यहाँ से लेके इसको इतना स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो हर एक जगह पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, kx होता है, x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब हम लोग थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फोर्स डेवलप होगा, तो बाहर वाला जो मतलब एजेंट है उसको कितना काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा। फिर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके इतना स्ट्रेच कर रहा है तो पहला हाफ जो पहला थोड़ा जगह में क्या होगा, कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर अंदर उतना फोर्स डेवलप हुआ ही नहीं। फिर आगे जाएंगे तो जितना आगे जाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब पहला 5 सेंटीमीटर में जितना काम करना पड़ेगा, दूसरा में ज़्यादा, उसमें ज़्यादा, क्योंकि जितना हम
बाहर की ओर जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा, तो बाहर से हमको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग खींच पाएंगे। मतलब क्या है, फोर्स वेरिएबल है, मतलब वर्क डन हर एक जगह पे अलग अलग है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक छोटा सा वर्क डन के लिए कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या किया कि यहाँ से लेकर टोटल हमको यहाँ पे पहुँचना है, लेकिन हम लोग ये काम कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो एक क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब अभी मतलब हो रहा है काम, तो किसी भी एक जगह पे हम लोग जब गौर किए तो देखा कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, तो अब इसमें कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू, फोर्स का वैल्यू लिख लिया हमने, के मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है, फोर्स का वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस नहीं देना है, वेक्टर साइन नहीं देना, इतना फोर्स लगेगा। अब वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन टू मेक further displacement ds। इतना दूर हम आ गए हैं और थोड़ा सा मतलब वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के लिए ds मतलब थोड़ा सा हल्का सा आगे जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन, इसीलिए dw क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की किधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है बोलो, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की ओर, हम लोग बाहर से खींच रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल डी एस कॉस जीरो। समझ में आ गया, बाहर से जो लोग है वो उसको बाहर में खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उस दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। सो एफ डी एस कॉस जीरो। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होता है, देखो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर लेके जा रहे हैं और उसका स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के एस डाल सकते हैं। ठीक है, तो के एस डी एस, समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया वर्क डन, ये तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कितना निकलेगा, सो टोटल वर्क डन कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा के एस डी एस को कहाँ से कहाँ तक, एस का लिमिट क्या होगा बोलो, एस का जो वेरिएबल्स है, ये तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग जाननी स्टार्ट किए थे तो इसका वैल्यू क्या था, 0। जब हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इसको इधर पूरा जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स। सो एक्स 0 से लेके एक्स तक हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और वेरिएबल एस है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, के देखो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एस डी एस है, तो क्या होगा एस स्क्वायर बाई 2, तो एस स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे, क्या लिमिट बैठाएंगे, एक्स और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो के बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखना है, वो यहाँ पर ए वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। बाहर से जब कोई काम करता है तो सिस्टम का एनर्जी चेंज हो जाता है, उसमें क्या एनर्जी चेंज मतलब क्या, पोटेंशियल में भी चेंज हो सकता है, काइनेटिक में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे उसको ले जा रहे हैं, उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इंटरनल फोर्स, उतना ही हम बाहर लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। जितना हम बाहर से काम करेंगे क्या होगा, डेल्टा ही होगा, डेल्टा की 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डेल्टा क्या है, 0 है, तो डेल्टा के अगर 0 होगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा वो डेल्टा ऑफ यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना निकला, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, मान लेते हैं कि यू है और इनिशियली क्या था, 0 था। ये चीज़ याद रखना कि जो नेचुरल लेंथ है एट नेचुरल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, कि उसमें एनर्जी है ही नहीं, उसमें एनर्जी है क्या, नहीं है। तो पहले 0 था, उसके बाद कितना हुआ, कुछ डेवलप हुआ यू, तो यहाँ यू का वैल्यू निकल गया हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम लोग किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे तो दोनों में ही क्या कितना एनर्जी हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इन पोजिशंस, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका स्क्वायर के हाफ। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग क्या किए, डब्ल्यू एक्सटर्नल हम लोग को पता है डेल्टा ही,
चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज प्लस पोटेंशियल में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर जितना ही फोर्स लग रहा है हम बाहर से उतना ही फोर्स लेके धीरे 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 उसको कर रहे हैं, ताकि जितना भी काम करे वो क्या चेंज होगा, डेल्टा यू में आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो अच्छे से देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं, पॉज करके उसको लिख लो। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन का कोई बात यहाँ पर नहीं है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर एक बॉडी जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, इसका मास 1 kg है। इनकाउंटर है स्प्रिंग, रास्ते में एक स्प्रिंग मिला, यहाँ पे दीवार पे अटका हुआ था और उसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से समझना, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये जो एनर्जी लेके जा रहा है, अब इसके साथ इनकाउंटर होगा तो वह क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब कंप्रेस होते एक टाइम क्या हो जाएगा, एक टाइम एकदम पूरा मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो वही कंप्रेशन निकालना है कि मैक्सिमम उसमें कितना कंप्रेशन आएगा, नेचुरल लेंथ से उसका कितना कंप्रेस हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो ये जब इसके साथ लगेगा तो इसका जो फाइनल पिक्चर है, ये तो इनिशियल पिक्चर है आई, फाइनल पिक्चर क्या होगा, फाइनल पिक्चर देखो अच्छे से देखना, ये जो बॉडी है ये कंप्रेस हो जाएगा, कितना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बॉडी यहाँ के साथ इसके साथ अटक जाएगा, ठीक है, और बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे हो जाएगा। और क्या था, पहले नेचुरल लेंथ इतना था, अब क्या हो गया, इतना हो गया, मतलब कुछ कंप्रेशन उसमें आ गया, एक्स कंप्रेशन आ गया, मान लेते हैं। इस एक कंडीशन में क्या हुआ बोलो, एक कंडीशन में जो इसका एनर्जी था, मतलब ये तो वेलोसिटी में जा रहा था, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बॉडी अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाएगा और उसमें कंप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, सब ठीक ठाक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहले इनिशियल कंडीशन में देखो इसके पास कितना एनर्जी था, क्योंकि ये चल रहा है तो इसमें क्या एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। इसके पास कितना एनर्जी था, 12 x², नहीं, इसमें कुछ एनर्जी है नहीं, अभी तो कंप्रेशन नहीं हुआ, नेचुरल है, नेचुरल में कुछ एनर्जी नहीं रहता। जब ये कंप्रेस हो गया तो इसमें कितना एनर्जी है, ये 0 हो गया, लेकिन इसमें एक एनर्जी आ गया, कितना, 12 kx², x मतलब कंप्रेशंस। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन x होने वाला है, ओके। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल जो एनर्जी है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के साथ इक्वल होगा। इनिशियल एनर्जी में क्या है, देखो इसका एनर्जी है 12 mv², उसका एनर्जी क्या है नहीं, 0 है। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, इसका एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन उसका एक एनर्जी आ जाएगा, कितना, 12 kx², समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 12 mv², तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, mv² = kx²। तो m का मतलब क्या है, 1 kg, v का मतलब 4 4 16 हो जाएगा, k मतलब दिया हुआ है 100, और यहाँ पे x², so x² बराबर क्या आ जाएगा, 16/100। so x बराबर क्या है, √16/100, ये हो जाएगा 4/10, मतलब 0.4 मीटर, मतलब इसमें 0.4 मीटर का मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। समझ में आया कि, देखो इस पिक्चर को मैं और एक बार बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे एक बॉडी था, यहाँ पे एक स्प्रिंग नेचुरल था, ठीक है, ये इधर जा रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो है कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, और बॉडी यहाँ पे आ जाएगा। कंप्रेस कितना हुआ, ए हुआ कंप्रेशन, इसको x मान लेते हैं, कंप्रेशन हुआ। तो जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब एकदम एंड पॉइंट में चला जाएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये तो रियल लाइफ में तो वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके इसका नोट्स मतलब लिख लो कॉपी में। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पावर के बारे में जान लेते हैं। वर्क एंड एनर्जी तो हो गया,
अब पावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दो पर्सन है, दोनों को कुछ काम दिया गया है। ठीक है, एक पत्थर को यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, सेम टाइप का पत्थर है और यहाँ से सेम डिस्टेंस ले जाना है। तो क्या किया, दोनों ही जो पर्सन है वो उस काम को कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय देम इज सेम आर सेम। दोनों ही क्या किया, एक ही काम किया, एक ही फोर्स लगाया और एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, काम सेम है, वर्क डन बाय सेम। लेकिन दोनों में एक फ़र्क भी हो सकता है कि ए 1 घंटा में काम किया, वो 4 घंटा में किया। तो इसमें हम लोग क्या डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग वर्क डन तो सेम हो रहा है लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, कौन सुपीरियर है, जो ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी काम कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक नया टर्म बनाया जो क्या होगा, काम के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, एक तो काम ज़्यादा करना है और कम टाइम में करना है, मतलब टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्यों ना हम लोग एक नया क्वांटिटी बनाए जिसके अंदर वर्क डन भी रहेगा और टाइम भी रहेगा। कैसे रहेगा, वर्क डन ऊपर में रहेगा, टाइम नीचे रहेगा। ठीक है, और उस क्वांटिटी का हम लोग नाम देते हैं क्या, पावर। पावर का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। काम तो दोनों ही सेम कर रहे हैं लेकिन कौन जल्दी जल्दी कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का क्या डेफिनेशन होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी पावर का डेफिनेशन क्या होगा, dW/dt। जूनियर क्लास में हम लोग इसको W/T भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, पावर एवरेज तो नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल भी हो सकता है। हम लोग को डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए जनरल फॉर्म में लिखते हैं dW/dt। समझ में आ गया। अब देखो ये जो dW है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट ds/dt। ये क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको अच्छे से देखो, ये वेलोसिटी है कि नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर का कितना फार्मूला, 2 फार्मूला आ गया। एक ओरिजिनल जो फार्मूला है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होगा बोलो, जूल पर सेकेंड। एनर्जी का, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। इसका एक शॉर्टकट नेम है, क्या है, वाट, जिसे हम लोग सिर्फ W भी लिखते हैं। तो वाट क्या है बेसिकली, जूल पर सेकेंड, और सीएस में क्या होगा, आर्क पर सेकेंड। ठीक है, और इसका ऑल्टरनेट फार्मूला क्या है, पावर का ऑल्टरनेट फार्मूला है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी है, लेकिन ये ओरिजिनल फार्मूला है, उसके डेरिवेशन करने के बाद ये मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना फोर्स और वेलोसिटी, यहाँ का यूनिट बैठाओगे तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगा। देखो फोर्स का यूनिट क्या है बोलो, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो न्यूटन है, न्यूटन और मीटर क्या है बोलो, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, एक क्या चीज़ है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स, मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिला के क्या होता है, वर्क डन। मतलब क्या होना चाहिए यूनिट, जूल होना चाहिए, जूल पर सेकेंड। मतलब वही तो वाट आ गया, मतलब यूनिट सेम है, क्वांटिटी सेम है तो यूनिट सेम होगा। समझ में आ गया। अगर कोई इसको लिख दे तो क्या नंबर डिडक्शन होगा, नहीं होगा। इसको लिखने का मतलब, इसको लिखने का मतलब, इसको लिखने का मतलब एक ही है। कोई भी कुछ भी लिखे, लॉजिक में लिखे तो उसमें मार्क्स मिलेगा। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पावर। ठीक है, पावर के बाद हम लोग इसके ऊपर 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, ये नोट कर लो। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन का सहारा लेके हम लोग करेंगे। ये बॉडी इज़ मूविंग यूनि डायरेक्शनली, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर इस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है कि एक जो बॉडी है उसके ऊपर जो पावर है वो कांस्टेंट है, पावर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो पावर क्या है, कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। और एक फॉर्मूला है लेकिन यही लेंगे क्योंकि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले तो हम
पहले हम लोग को भी पता होना चाहिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना। तो ये फोर्स डॉट वेलोसिटी है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स और वेलोसिटी ये सब एक ही डायरेक्शन में है, यूनिट डायरेक्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस 0 मतलब एफ इंटू वी, पी बराबर एफ इंटू वी। एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम ए लिख सकते हैं। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, पहले वी निकालना है, तभी जाके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। अब देखो ये जो है वी डी वी दाएँ तरफ रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बाई एम इंटू डी टी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं बोथ साइड में। इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों ला दिया, क्योंकि P कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है। P जनरली कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि P कांस्टेंट, तो P को हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा बोलो, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से T, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 0 से लेके V तक हुआ। तो इसकी इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, P बाई एम टी, डी टी का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, T आएगा। एक बार T बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 आएगा। एक बार V बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई एम इंटू टी वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या निकल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2P बाई एम इंटू टी, ऐसा आ गया। V क्या निकलेगा, रूट ओवर 2P बाई एम इंटू टी टू दी पावर हाफ, दोनों का रूट हो जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ है ना कांस्टेंट है, तो उसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k टी टू दी पावर हाफ मान लेते हैं। कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग प्रोपोर्शनल जो है वो निकलना है, तो इसको k मान लेते हैं। k इज इक्वल्स टू 2P बाई एम इसका रूट। अब देखो v के जगह लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। हम लोग क्या करना है, डी एस इधर रखना है और टी टू दी पावर हाफ डी टी को उधर रखना है। अब इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके कितना इंटीग्रेशन होगा, t तक है, 0 से लेके s तक होगा। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा, जगह नहीं है ना यहाँ पे, इसको और एक जगह पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं ना। ds का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, s, एक बार s बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k टी टू दी पावर हाफ डी टी। तो क्या होगा, टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 मैं टी टू दी पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, इसके ऊपर लिमिट बैठाना होगा t और 0। तो ये हो जाएगा s, इसमें हो जाएगा 2k बाई 3, इसमें हो जाएगा टी टू दी पावर 3 बाई 2। इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। हमको लेना देना है कि s टी टू दी पावर हाफ के साथ प्रोपोर्शनल है 3 बाई 2 के साथ। तो ये हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला। समझ में आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले हम लोग को v निकालना है, उसके बाद जाके हम लोग क्या निकाल पाएंगे, s निकाल पाएंगे। ठीक है, MCQ फॉर्म में है।